मेरे रियल एस्टेट के करियर में मुझे धमकी मिली एक क्लाइंट से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद आमोणकर, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट, फ्रीलांसर, आप कुछ भी कह लो, एक रियल एस्टेट कोच। आज मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आप लोगों के साथ। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक स्टोरी जो आपको बहुत पसंद आ जाएगी। देखो, इस स्टोरी में थोड़ा मतलब ट्रेजेडी है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ये एक्सपीरियंस से अगर आपका नुकसान नहीं होता है तो आपके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, गलतियों से इंसान सीखता है अपनी। वो बहुत कॉस्टली हो सकती है अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो तो, लेकिन अगर आप दूसरों की गलती से सीखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपनी एक गलती बता सकता हूं, या फिर इसको मैं गलती नहीं मानता, एक एक्सपीरियंस मान रहा हूं। इस केस में क्या हुआ था, मुझे ब्रोकरेज नहीं मिली थी, सेलर की तरफ से मिली थी और बायर की तरफ से नहीं मिली थी, और उसकी गलती, उसमें गलती मेरी नहीं थी। जब आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार आप एजेंट हो, आप ब्रोकर हो, आप कोचिंग भी करते हो, आप करते क्या हो? तो मैंने बोला मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और एक मैं रियल एस्टेट कोच हूँ। एक लॉयर ने भी मुझे बताया कि आप पूछा कि आप कोच हो, आप कंसल्टेंट हो, आप एजेंट हो। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि कंसल्टेंट कभी बेचता नहीं है और एजेंट हमेशा बेचता है, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है अगर आप एक कंसल्टेंट हो तो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एक ब्रोकर, एक फ्रीलांसर, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक एजेंट, ये सब काम करता है ट्रेडिंग का ही। वो इन्वेस्टर भी होता है एक रियल एस्टेट, आपको तो पता ही होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब काफ़ी साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरुआत की थी, मैं काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स के डील करता था, ऑफिस के डील्स करता था। उसमें मुझे आसानी हो जाती थी, क्योंकि एक ऑफिस डील में क्या होता है कि, या फिर अपार्टमेंट डील में क्या होता है कि ये एक ऑफिस है, ये इसका इतना एरिया है, आप इसको ले लो, काम खत्म। क्योंकि बिल्डर एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी बना चुका होता है, टाइटल सर्च हो चुकी होती है, और एक बहुत आसान होता है उसको ट्रांसफर कर देना किसी नए क्लाइंट के पास। लेकिन जब आप कोई लैंड डील करते हो, मतलब आप मूल जो प्रॉपर्टी है उसकी डीलिंग कर रहे हो। देखो, ये हो गया लैंड, इसके हो गया आपका ये प्रॉपर्टी, मतलब अपार्टमेंट बन गया। तो जो अपार्टमेंट बना रहा है तो उसने तो लैंड की तो पूरी टाइटल सर्च की होगी, तो अपार्टमेंट बेचने में आसानी हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये बिल्टअप अपार्टमेंट हमेशा क्लीन क्लियर टाइटल होगा, जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली 95 to 99% ये होता ही है, क्योंकि बैंक लोन वगैरह करना रहता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब क्या हो गया कि ये जब लैंड डील कर रहा था मैं जो सेलर है मेरा, ये मेरा आया था एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको मैंने ऑफिस बेचा था ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके थ्रू तो एक रेफरेंस आया था। तो एक सीए के थ्रू रेफरेंस आया तो बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए। जब इनका रेफरेंस आया तो मैंने बोला प्रॉपर्टी दिखा दो, और लैंड देख रहा था मैं। मुझे ना जोनिंग की नॉलेज थी, ना मुझे मतलब कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये होता कैसे है मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि लैंड डील तो मैं करता ही नहीं था। मतलब पहली बार हो गया था मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ यार, हर एक चीज़ तो पहली बार ही आती है ना, हमेशा तो मतलब आप तो सीख के तो कुछ आते नहीं हो। आज की तारीख में मैं होटल भी बेच रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री भी बेच रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट भी बेच रहा हूँ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आप कुछ भी बोल दो मैं बेच सकता हूँ। मुझे पता है कि उसका बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, मतलब इट्स बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, डन। तो अभी इस केस में मैंने क्या किया, एक कस्टमर देख लिया मैंने। इस केस के लिए ना मुझे ज़्यादा लोग देखने नहीं पड़े थे, क्योंकि प्रॉपर्टी ना एक रिवर क्रिक को टच हो रही थी। तो अच्छा हो गया था, प्राइस भी अच्छा था, बिकॉज इस सेलर को तो बेचना ही था कैसे भी करके। मेरे पास बायर आए, 3-4 लोगों को मैंने दिखाया, एक बायर आ गया, मुझे अच्छा लगा, उसे अच्छी लगी प्रॉपर्टी, उसने बोला चलो इसको डन कर देते। कुछ भी नेगोशिएशन नहीं किया था उसने, बोला 9-10 हज़ार स्क्वायर मीटर की एरिया थी। तो बोला ठीक है। तो इस केस में मैं अभी फिलहाल तो मैं थोड़ा बहुत डेवलप, मतलब बहुत इंप्रूव हो चुका हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यार इसको अगर डील करना है तो मुझे बायर सेलर को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है पेपर्स का। तो बायर सेलर को मिलाया, दोनों में मतलब डॉक्यूमेंट शेयरिंग की बात हो गई, लॉयर को दिखाने की बात हुई। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अच्छी की, मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने टोकन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि देखो, मैं सीए के थ्रू रेफरेंस आया तो मैं सेलर को जानता था, लेकिन मैं बायर को तो नहीं जानता था ना। बायर तो पहली बार आया था मेरे पास, मैं तो उसको कभी नहीं जानता था, मैंने कभी नहीं मिला उसको। लेकिन सेलर क्या है ना, ये रेफरेंस के थ्रू आया तो आई कैन ट्रस्ट हिम, मतलब ये बंदा ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, मैंने सेलर को बोल दिया कि यहाँ पे टोकन एक्सेप्ट नहीं करते।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टोकन लेने के बाद कोई एमओयू बना दो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, या एक ऑफर लेटर दे दो, तो एकदम अटका देते हैं लोग। तो मैंने बोला सर इसमें नहीं करते, बहुत क्लीन डील है, आप एक काम करो, आप पहले पेपर दे दो, उसको पेपर चेक करने दो लॉयर के पास, पब्लिक नोटिस डालने दो, पब्लिक नोटिस डालने के बाद अगर क्लियर है, आपको लगता है कि आप ले सकते हो प्रॉपर्टी, तो आप खरीद लो, पूरा पेमेंट देके खरीद लो। ये सारी बात हो चुकी थी और हमारा उस लेवल पे आ गया था कि चलो इसका वैल्यूएशन करते हैं, उसका सर्वे करते हैं। सर्वे के लिए मुझे बायर ने पूछा कि आपके पास कोई है क्या सर्वेयर। मैंने एक रिकमेंडेड एक नाम दे दिया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड था, दे दिया उसको, उसने सर्वे कर दिया हमारी मदद से। जब सर्वे किया तो बायर भी आया देखने के लिए कि सर्वे हो रहा है, सब रिपोर्ट उसने चेक कर लिए कि ऐसा ऐसा सर्वे, सब मार्किंग वार्किंग सब चेक कर लिया। अब इसके बाद हमने सेल डीड कर दी। सेल डीड करने के बाद क्या होता है, सेल डीड करने के बाद सेलर को पैसा मिल जाता है, बायर को तो पैसा देना पड़ता है, और सेलर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है, बायर को ब्रोकरेज देनी पड़ती है। सेलर ने ब्रोकरेज दे दी, बायर ने ब्रोकरेज नहीं दी। अब इस दौरान और एक चीज हो गई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान सेलर ने बीच में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारा इनकम टैक्स का खर्चा हो रहा है, टैक्स मुझे बहुत पे करना पड़ रहा है, आई विल रादर कीप द प्रॉपर्टी, तो मैं इसको नहीं बेचना चाहता हूं, मुझे 30-40 लाख एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, मुझे 1 साल रुकना पड़ेगा। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये जो बायर है, बायर अग्रीड टू पे, मतलब बायर बोला कि ठीक है मैं दे देता हूं पैसे आपको। उसने 30-40 लाख रुपए ज्यादा दे दिए सेलर को, मतलब उस लेवल तक उसे पता था कि अगर ये उसने प्रॉपर्टी ले ली तो उसको फायदा ही फायदा होगा। तो सेलर भी समझ में आ गया, सेलर ने बोला कि ठीक है मुझे 30-40 लाख ज्यादा मिल रहा है तो मैं अभी भेज देता हूँ, मैं व्हाई शुड आई वेट फॉर 1 ईयर। तो ऐसे करके जब सेल डीड हो जाती है, और मैं आपको बताऊं दोस्त, जब सेल डीड हो जाती है ना, सेल डीड हो जाती है खत्म। मतलब जो भी करना है आपको वो सेल डीड के पहले करो, बाद में कुछ मत करो। देखो क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 4 करोड़ है, ठीक है। जब एक बायर आता है, बायर बोलता है यार मैं 3.5 करोड़ दे देता हूं, ये मानता है या नहीं मानता है? मान गया तो ठीक है, नहीं मानता है तो कुछ कर सकते हैं क्या आप? कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी बात क्या होता है, वो टाइटल चेक कर लेता है, टाइटल चेक करने के दौरान कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स और चाहिए रहते तो मांग सकता है। कौन? बायर मांग सकता है, उसका हक है। जब तक आपका सेल डीड नहीं हुआ रहता है तब तक आप डॉक्यूमेंट मांगने के हकदार होते हो, उसके बाद आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपने सारा अपना ड्यू डेली। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, एक इंडेमनिटी का क्लॉज होता है जिसमें सेल के बाद भी सेलर का एक उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, कोई एनओसी चाहिए रहेगा, तो उसे वो सेलर को बायर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेलर को बायर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बायर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब सेलर ने देना पड़ेगा कोई भी डॉक्यूमेंट। इसका एक इंडेमनिटी क्लॉज होता है, लेकिन उसको अगर हम अलग से रख दे, क्योंकि इंसानियत के नाते भी वो काम नहीं करता, उसको पैसे मिल जाते हैं। तो इस केस के दौरान उसने क्या किया, जब प्रॉपर्टी जब रिवर टच होती है, कोई पानी चला जा रहा है प्रॉपर्टी के साइड में से, एक एंगल में से, तो 1-2 साल 10 साल 15 साल में जितनी प्रॉपर्टी है वो उतनी नहीं रहेगी, हमेशा थोड़ी 100-200 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगी। तो जब ये सब हो चुका था, जब मेरा पेमेंट देने का टाइम आया था, तो उसने हमको बुलाया, मतलब सेलर को भी बुलाया और मुझे भी बुलाया, वहां पे प्रॉपर्टी पे जाके दिखाया कि देखो ये प्रॉपर्टी कम हो गई है, ये प्रॉपर्टी इतनी नहीं है, 200-300 कम हो गई है, मतलब उसके हिसाब से 200-300 है तो मेरे हिसाब से 100-200 हो सकती है। लेकिन जब आपने वैल्यूएशन किया हुआ है प्रॉपर्टी, तब आप कहाँ थे? तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि इसको एक बार अगर आपको विश्वास नहीं तो आप दूसरे किसी वैल्यूअर से आप चेक करा सकते थे, लेकिन उसे एक एक्सक्यूज चाहिए था कि पैसा ना दे। और ये मुझे कब पता चला? ठीक है, मेरी ब्रोकरेज ना दे, दैट वॉज द एक्सक्यूज। तो मुझे कैसे पता चला कि उसने कहा कि आपने मुझे 15 लाख रिफंड करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कम है। तो तब मुझे पता चला कि ये मतलब बेवकूफ बनाने का चक्कर है, तो मैं समझ गया था। लेकिन हमारा जो सेलर है बहुत स्ट्रांग था, थोड़ा एजेड था लेकिन बहुत स्ट्रांग था। उसने बोला प्रसाद आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने उसको अच्छी प्रॉपर्टी दे दी है, उसको क्लीन क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी दी है, मुझे पैसा मिल गया है, आपको मैंने पैसा दे दिया है, उसकी तरफ से आप पैसा ले लो जो भी आपको ब्रोकरेज लेना है। लेकिन इस केस में और कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई रिफंड नहीं देने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। तब मैंने भी सेम चीज बायर को बोल दी है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। उसने जो मुझे चेक दिया था ब्रोकरेज का, उसने होल्ड करा के रख दिया बैंक में। मेरे पास काफी समय तक था वो चेक, मैं डिपॉजिट कर सकता था, बिकॉज व्हेन यू गिव चेक टू समवन, मतलब दैट मीन्स यू ओ मनी टू दैट पर्सन। तो अगर उसको चेक को डिपॉजिट करके अगर मैं उसके ऊपर बाउंस चार्जेस का केस भी कर सकता था, ये सब मैं कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। दोस्तों मैं आज रिपेंड नहीं करता कि मैंने ये सब किया नहीं। क्यों पता है?
कि मतलब आज जो भी हो ना, ये आई जस्ट मूड ऑन। मतलब मैं क्या कर ले, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के चक्कर में मैं बहुत सारे पैसे कमाना बंद कर दूं? तो ये जो चीज़ है, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक सोच आपकी तरफ फेंक रहा हूँ यहाँ से कि आप क्या करोगे अगर किसी ने आपको पैसा नहीं दे दिया। तो आपको उसका आप उसका क्या क्रिमिनल केस, मतलब उसको एक केस डाल दोगे उसके ऊपर, फिर उसको 1-2 साल चलाओगे, फिर आपका जो बिजनेस हो रहा होता है वहाँ पे ध्यान दोगे या यहाँ पे ध्यान दोगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब छोड़ देना चाहिए किसी को। आप कोई फॉर्म लिखते हो, कोई ईमेल पे लेते हो, कोई कंफर्मेशन लेते हो ब्रोकरेज का, सो कीप सेंडिंग देम रिमाइंडर्स भेजो, रिक्वेस्ट करो, करते रहो। मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैंने तो छोड़ दिया, आई मूड ऑन, मैं आगे चला गया, मैं आगे बढ़ गया, मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और जिस आदमी ने मुझे पैसा नहीं दे रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे दिखता रहता है कभी कभी वो, बट ठीक है, मैंने अच्छा काम किया। आज भी वो मिलता है तो कभी हाय हेलो बोलता है, मैं भी हाय बोल देता हूँ, मेरा तो अच्छा ही हो गया दोस्त। तो इसीलिए मैं तो बोल दूंगा कि मूव ऑन, आपको जो करना है वो आप सोच लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छे से स्टोरीज मैं आपको बता सकूं। और अगली बार लेके आऊँगा और एक स्टोरी जहाँ पे भी ऐसी स्टोरी ट्रेजेडी है, लेकिन आपके लिए तो स्टोरी है। थैंक यू।